कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम पाठ 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसमें आज हम लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के विपक्ष में और जितना अपन ने लोकतंत्र की परिभाषाएं पढ़ ली उन परिभाषाओं का सार और शीर्षक आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम लोकतंत्र की परिभाषाओं का सार पढ़ेंगे। हमने लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ऐसा हमने शुरुआत में जो पहली परिभाषा पढ़ी थी लोकतंत्र की, कि एक सीधी सी परिभाषा लोकतंत्र की ये बनती है कि लोकतंत्र वह प्रक्रिया या वह सिस्टम होता है जिसमें जो शासन करता है, जो लोग सरकार में होते हैं, उनका चुनाव जनता करती है। अब हम लोकतंत्र के विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ते हैं। 4 परिभाषाओं को तो हमने पढ़ा, 4 विशेषताओं को हमने पढ़ा। अब लोकतंत्र के शीर्षक में जाते हैं, सारांश में जाते हैं। इन परिभाषाओं से और इन विशेषताओं से वास्तव में बात जो निकल के आती है उसके बारे में अपन अध्ययन इस वीडियो में अब करते हैं। पहला कि लोकतंत्र में जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं शासक, वो ही प्रमुख फैसले करते हैं। एक परिभाषा कि लोकतंत्र में फैसले जो होते हैं वो प्रतिनिधि लोकतंत्र इसको कह सकते हैं, कि जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं वही सारे फैसले जनता से संबंधित करते हैं। दूसरी बात, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने ही विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। तीसरी बात, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। दूसरा कहते हैं, दूसरे विकल्प में अपन बात करें तो ये बात निकल के आती है सामने कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने ही विकल्प उपलब्ध कराता है। यानी एक तो चुनाव जीतने की प्रक्रिया, और चुनाव में जो लोग चुन के आते हैं उनको जनता चुनाव जितवाती है, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया भी जनता के पास है, जनता के हाथ में होती है। तीसरी बात, ये अवसर समान रूप से सभी जनता के, सभी लोगों के पास उपलब्ध रहता है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय है कि बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इस प्रकार की जो सरकार चुनी जाती है वो संविधान के दायरे में रह के काम करती है, और जो संविधान ने नागरिकों और कानूनों के द्वारा जो अधिकार तय किए हैं उनके दायरे में वो काम करती है। ये 4 बातें हम 4 परिभाषाएं मान सकते हैं, इनको 4 और विशेषताएं मान सकते हैं जो लोकतंत्र के संबंध में अपने लेसन में, अपने अध्याय में दी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोकतंत्र की कमजोरियों पर चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के अवगुण क्या हैं, लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि लोकतंत्र की कमजोरियां लिखिए, लोकतंत्र के अवगुण बताइए, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पढ़ते हैं इसमें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसके नेता बदलते रहते हैं, इसलिए क्या होती है, अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में लगातार नेता बदलने से क्या होती है, लोकतंत्र स्थिर नहीं हो पाता। तरह तरह के वादे आते हैं, तरह तरह की जनता एक नेता के प्रति अपने उसको नहीं कर पाती, विश्वास को कायम नहीं कर पाती है, अस्थिरता पैदा होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, ये एक बड़ी कमजोरी है। नैतिकता को जगह नहीं दी गई है। अभी अपने किसी भी देश में जहाँ चुनाव होते हैं, जनता वोट डालती है, वहाँ देख लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ चुनाव करवाना, और चुनाव के दौरान जब पार्टियाँ आती हैं तो वो राजनीतिक लड़ाई करती है और सत्ता पाने की लालसा के साथ चुनाव मैदान में उतरती है, और एक दूसरे की आलोचना के साथ वो चुनाव प्रचार करती है। इसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। इसमें ये कमजोरी है बड़ी। तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, गुण होता है
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये संसद की, ये आप इसको जो मान सकते हैं कि इतनी सारी बहस और चर्चा को करनी पड़ती है कि उसमें फैसलों में देरी होती है। संसद के अंदर जब बैठते हैं या किसी भी हाउस में बैठते हैं तो वहाँ बड़ी लंबी लंबी चर्चा होती है और फैसले अटक जाते हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र की बड़ी कमज़ोरी है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप वर्तमान कालीन कोई व्यवस्था, कोई भी मुद्दे को उठा लीजिए, कुछ लोगों के पक्ष में हैं, कुछ के विपक्ष में हैं। तो चुने हुए जो नेता होते हैं उनको जनता के मामलों का, जनता के मुद्दों का ध्यान ही नहीं होता और वो उसमें इस तरह से लापरवाही में फैसले ले लेते हैं जो जनता पे उलट उनका असर पड़ता है। तो ये लोकतंत्र के लिए खराब बात है। अब हम बात करें तो पाँचवें और छठा जो सबसे बड़ी कमजोरी है, लोकतंत्र में चुनाव की लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं हेलीकॉप्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर बड़े बड़े स्टेज बनते हैं इनके, बहुत ज़्यादा खर्चीली व्यवस्था होती है लोकतंत्र में चुनाव प्रचार। और जब चुनाव प्रचार में इतना पैसा लगता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से जनता के टैक्स में ही गड़बड़ी करके निकाला जाता है, जिससे इसमें क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार सम्मिलित हो जाता है। छठा आया सबसे बड़ी, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। इच्छा सबसे बड़ी कमजोरी है लोकतंत्र की। आगे बढ़ें तो लोकतंत्र के मजबूत पक्ष क्या हैं, गुण क्या है लोकतंत्र के, पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। तो पहला है, एक उदाहरण द्वारा ये हम समझते हैं। चीन का उदाहरण लेते हैं। चीन में 1958 से 1961 के दौरान बड़ा अकाल पड़ा। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उसमें भारत की आर्थिक स्थिति चीन से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में अकाल इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। यानी 3 करोड़ लोग पड़ोसी देश में मर रहे हैं अकाल से और भारत में अकाल इतना प्रभावित नहीं कर पाया। तो चीन से ज़्यादा स्थिति अच्छी भी नहीं थी उस समय। ऐसा क्यों हुआ कि भारत में तो बहुत कम प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ 3 करोड़ लोग मारे गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन में अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि भारत में लोकतांत्रिक शासन था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण भारत सरकार ने जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई, जिस कारण से भारत में अकाल से इतनी मौतें नहीं हो पाई थी। जबकि चीन में अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिससे वहाँ खाद्य सुरक्षा वगैरह दे नहीं पाए और मौतें ज़्यादा हो गई। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं से एक है। लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप काम करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर है। इस प्रकार हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पक्ष तर्क दे सकते हैं कि इसके गुण क्या हैं, इसके पक्ष में तर्क क्या है, इसकी मजबूत पक्ष क्या है। पहला है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में सरकार की जवाबदेही अधिक होती है, क्योंकि जनता के पास नेताओं को जाना पड़ेगा। तो सरकार में लोग चुन के, जनता से चुन के आए हैं, जनता के मतदान से चुन के आए हैं, उनको वापस नियमित रूप से 5 साल बाद, भारत का मैं उदाहरण लूँ, 5 साल बाद उनको जनता के बीच में जाना पड़ता है। तो जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो जनता के प्रति जो मुद्दे हैं, जनता के जो समस्याएं हैं उनको वो हल करें। तो जनता के प्रति लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही अधिक बनती है। दूसरा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मतभेदों और टकरावों को टालने में अन्य शासन व्यवस्थाओं से अधिक बेहतर है। तीसरा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के सम्मान में वृद्धि होती है। चौथा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती सुधारने का अवसर मिल जाता है। बार बार आप चुनाव में जाते हो, गलती करती, माफ़ी मांग के या जैसे भी आप गलती सुधारने का अवसर आपको मिल जाता है। आपने जो काम गलत कर दिया उसको दोबारा से आप ठीक कर सकते हैं और जनता के बीच में जा सकते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें गलती सुधारने का अवसर मिलता है। तीसरा दे रखा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के सम्मान में वृद्धि होती है। तो सम्मान में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि उनके पास मतदान का अधिकार है, नेताओं को उनके पास आना पड़ता है चुनाव के लिए और वोट मांगना पड़ता है। इसलिए जनता की जो सम्मान और जनता की जो रिस्पेक्ट है वो नेताओं के मन में लगातार बनी रहती है, क्योंकि हर एक नियमित एक अंतराल के बाद, किसी समय के बाद 5 साल 4 साल जो भी है, बाद में 5 वर्ष होते हैं, तो नियमित अंतराल के बाद जनता के बीच में आना पड़ता है। इसलिए जनता की
जो जवाबदेही है जनता के प्रति वो नेताओं की, सरकार की बनती है। नागरिकों के सम्मान में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम अगला जो वीडियो होगा उसमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। उसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद।